नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर पार्ट के पीछे के प्रश्नों का हल मैं आपको करवाऊंगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक जगह सारे प्रश्न आपको मिल जाए। तो इसके लिए मैंने 5 पार्ट आपको पढ़ा दिए। उसके बाद आज मैं एक साथ पूरे 5 पार्टों के प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, आज अपन 5 पार्टों के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आज अगर आप देख पाओ तो ठीक है, नहीं तो ये आपके पास कभी भी आप प्ले लिस्ट में इसको खोलकर देख सकते हो और एक साथ 5 पार्टों के प्रश्नों को आप पढ़ सकते हो। अगर आपको होमवर्क करना है तो इसको देख के आप कर सकते हो। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक साथ प्रश्नों का संग्रह लेके आज आई हूँ आपके पास, और चलो अपन इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पार्ट फर्स्ट जो आपका था हरिवंश राय बच्चन का एक गीत, उसके प्रश्नों को अपन देख लेते हैं कि एक गीत में पाठ के पीछे आए कौन कौन से प्रश्न थे। तो एक गीत के अपने को प्रश्न देखने हैं। ये ऊपर आपके आत्म परिचय के प्रश्न दे रखे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको हल नहीं करवा रही हूँ। आप अपन डायरेक्ट चलते हैं एक गीत पर। तो चलो बच्चों, पहला प्रश्न एक गीत में। ये प्रश्न आपके बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों में झांक रहे होंगे, तो इसका उत्तर है आपके पक्षियों के बच्चे। ये बच्चे लिखा गलत है। इस आशा में नीड़ों से झांकते रहते हैं कि उनके माता पिता दाना लेकर आएंगे और उनका पेट भरेंगे। इसके अतिरिक्त तो उन्हें अपने माता पिता से स्नेह प्राप्त होगा। कि बच्चे नीड़ों में इसलिए झांकते हैं कि शाम हो जाती है, जब बच्चे अपनी माता पिता का इंतज़ार करते हैं कि मेरे माता पिता कब मेरे लिए दाना लेकर उपस्थित हो, और इस आशा में कि मेरे माता पिता मेरे लिए दाना लेकर उपस्थित होंगे, तो वह नीड़ों में झांकते रहते हैं कि कब मेरे माता पिता आए और हमें उनसे प्यार मिले। ये तो बच्चों आपका था पहला प्रश्न। आगे देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो मैंने आपको बताया कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है से मतलब था कि खुशियों के दिन जो होते हैं, सुख के दिन, वो जल्दी जल्दी ढल जाते हैं। तो चलो इसका उत्तर अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि दिन जल्दी गिर जाता है या ढल जाता है कि आवृत्ति के साथ, यानी बार बार दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो बार बार आने को आवृत्ति कहते हैं। यह प्रतीत होता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को समय बीतने का पता नहीं चलता है। जिसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है सामने, तो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा समय कब बीतता जा रहा है, मैं कैसे दिन को गुजार रहा हूँ। पथिक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उत्सुक होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय की निरंतरता को भी बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। बिना रुके और बिना किसी का इंतजार किए समय आगे बढ़ता रहता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं को गति देना महत्वपूर्ण होता है। समय कहा जाता है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, समय निरंतर बढ़ता रहता है। अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। इसी का मतलब यहाँ पर है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे का आपका प्रश्न है, संसार के कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको अपन हल नहीं करेंगे। ये तो बच्चों था आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बारे में, जो आपके सिलेबस का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में पतंग कविता जो कट चुका है, इसलिए इसके प्रश्नों का अपन हल यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अपन बढ़ते हैं यहाँ डायरेक्ट तीसरे प्रश्न पार्ट की ओर। उस पार्ट के अपन यहाँ पर प्रश्न हल कर रहे हैं। तो चलो अपन यहाँ पर बढ़ जाते हैं तीसरे पार्ट की ओर। हाँ, तो देखो आपका तीसरा पार्ट है कुंवर नारायण की कविता, कविता के बहाने। कविता के बहाने के अंतर्गत आपका पहला प्रश्न दे रखा है कि इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। आपको मैंने पढ़ाया था, उस समय बताया था कि सब घर एक कर देना कौन करता था, बच्चे करते थे। तो बच्चे सब घर एक कर देने के माने यहाँ क्या बताया गया है, तो देखिए आप उत्तर। बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने परायों का भेद सब भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता ये अपना ये पराया, सब भूल जाते हैं। इस घर से उस घर दौड़ते रहते हैं, खिलौने इस घर से उस घर डालते रहते हैं।
उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सा घर मेरा है, कौन सा अपना, सबको वो अपना मानते हैं। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। अतः कवि को कविता करते वक्त अपने पराये या वर्ग विशेष का भेद भूलकर लोकहित में कविता लिखना चाहिए। जो कवि होता है कविता लिखता है तब उसको अपने पराये का भेद नहीं होता है, न ही उसको वर्ग विशेष का या जाति का कोई भेद होता है। वो स्वतंत्र होता है, अपनी मर्जी से उसके मन में जो भी शब्द प्रस्फुटित होते हैं उसको वो लिखता जाता है। आगे प्रश्न आपके, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बताया है। तो उड़ने और खिलने, यहाँ किसके बारे में बताया गया, कौन उड़ रहा था, चिड़िया उड़ रही थी, और खिल कौन रहा था, पुष्प खिल रहा था। तो इन दोनों का संबंध क्या बताया कि चिड़िया के उड़ने के से और पुष्प के खिलने से क्या संबंध है। तो देखो चलो, पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाता है। जैसे पंछी की उड़ान है वो स्वतंत्र होता है, आकाश में कहीं पर भी उड़ सकता है, वैसे भी कवि अपनी कल्पना करता है तो उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, वो अपनी कल्पना को कहीं पर भी उड़ान दे सकता है। कवि की कविता में कल्पना की उड़ान होती है, इसलिए कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, क्योंकि जहाँ सूर्य नहीं पहुँच पाता है, हो सकता है सूर्य कहीं अंधेरा कर दे, कहीं उजाला कर दे, पर कवि है वो अपनी कल्पना लोक में कहीं पर भी विचरण कर सकता है। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, फूल जब खिलता है तो कितना सुंदर दिखता है और अपनी सुगंध फैलाता है, तो उसको लेकर लोग क्या होते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार कविता सदैव खिली रहकर लोगों में उसका रसपान कराती है। कविता हमेशा खिलती रहती है, कभी मुरझाती नहीं है। इसलिए कविता और इसके यहाँ पर आपके दो शब्द थे, उड़ने और खिलने, यानी चिड़िया की उड़ान हमेशा कहीं पर भी उड़ सकती है, और फूल है यानी कवि की जो कविता है वो कहीं पर भी खिल सकती है। इसलिए दोनों में आपस में संबंध बताया गया है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। अब कविता और बच्चे समानांतर क्यों रखा जाता है, तो देखो अपन देखते हैं इसका उत्तर। कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाववश खेलते हैं, कविता भी अपने स्वभाववश खेलते हैं, कवि के मन में जो विचार आता है उसको वो लेखनी में आबद्ध कर देता है, और बच्चे भी जो होते हैं वो भी क्या होता है, अपने कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उसमें कोई भी भेद नहीं होता है। खेल खेल में वे अपनी सीमा, अपने परायों का भेद क्या होता है, भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कविता में एक उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद भी समझने के योग्य नहीं रह सकती। जैसे एक शरारती बच्चा है, उसको तुम कितना भी पकड़ो वो कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, वो अपनी मस्ती करता ही जाएगा, तुम डांटो करो कुछ भी करो। तो ऐसे भी कविता में अगर तुम उलट फेर कर देते हो या कविता को उलझा देते हो, शब्दों की उलट फेर कर देते हो, तो कितनी भी तुम कोशिश कर लो उस कविता को तुम समझ में नहीं पाओगे, वो तुम्हारे समझने योग्य रहेगी नहीं। चाहे उसके लिए कितने प्रयास किए जाए, वह एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से क्या हो जाती है, फिसल जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। तो किसके लिए कहा गया है बिना मुरझाए महकने के माने। देखो कविता हमेशा क्या होती है, कालजयी होती है, यानी स्वतंत्र बनी रही होती है, वो कभी भी काल के वंश निराश नहीं होती, यानी मरती नहीं है। तो कविता कालजयी होती है, उसका मूल्य शाश्वत होता है, वो हमेशा बनी रहती है, हमेशा उसका मूल्य क्या होता है, शाश्वत होता है। जबकि फूल क्या होता है, सुबह में खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। इसलिए बिना मुरझाए महकने के माने यह बताया गया है कि कविता कालजयी होती है, शाश्वत होती है, वो कभी नहीं मुरझाती है, और फूल है वो सुबह में खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। तो बच्चों ये थे आपके तीसरे पाठ के प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे थे, जिसका मैंने आपको हल बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे पाठ की तरफ। तो आपका चौथा पाठ जो था वह क्या था, देख लेते हैं। चलो अपन चौथे पाठ के अभी प्रश्नोत्तर हल करते हैं अपन। ये तो चैप्टर 5 है आपका। आ गया ये आपका चैप्टर 4 क्या था, कैमरे में बंद अपाहिज। अब कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के क्वेश्चन तो अपन देख लेते हैं कि कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई है। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। उस पाठ में क्या था कि नीचे कोष्टक में कुछ पंक्तियां दे रखी थी, तो उस कोष्टक में जो पंक्तियां रखी गई थी उसका क्या मतलब है, क्यों दे रखी थी, नहीं देते तो भी चलता है। इसका उत्तर यहाँ पर पूछा गया। चलो अपन देखते हैं। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई है जो कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करती है, कवि क्या कहना चाह रहा है उसके भाव को व्यक्त की जाती है। इसमें लिखी गई पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है।
जैसे कैमरामैन के लिए क्या कहा था, कोष्टक में लिखा हुआ था कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कैमरामैन को क्या कह रहा था वो जो कवि थे कि ये इसका अब क्या है, इसके मुंह पे कैमरा करो क्योंकि यह अपना जो मेन उद्देश्य है उसको प्राप्त करने जा रहा है। दूसरा दर्शकों के लिए कहा था हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, यानी दर्शकों के लिए कि क्या हम इशारे से बताएंगे क्या, इस तरह से यहाँ दे रखा था। और अपाहिज व्यक्ति के लिए बस थोड़ी कसर रह गई, यानी कौन था जो विकलांग व्यक्ति था वह रो नहीं पड़ा, इतनी कसर रह गई। अगर वो रो देता तो कवि का उद्देश्य पूरा हो जाता और उसमें सहानुभूति बढ़ जाती। इस प्रकार के कोष्टक कविता के उद्देश्य को अभिव्यक्ति प्रदान करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये इसका उत्तर था। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुटों में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार कीजिए, कवि रघुवीर सहाय ने संवेदनशीलता और विकलांगता और व्यवसायीकरण के बाजारवाद की बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है कि किस प्रकार किसी भी कवि जो है कार्यक्रम उसमें संवेदनशीलता भरनी हो तो किस प्रकार उसका व्यवसायीकरण करना हो तो किस प्रकार उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है उसको यहाँ दर्शाया गया है। लोगों में दिव्यांग यानी विकलांग लोगों के प्रति दया दिखाने की आदत है। लोग समाज में दिखावा करते हैं कि विकलांग लोगों के लिए बहुत सहानुभूति है। अपन कहते हैं बेचारा विकलांग है कैसे चल पाएगा, तो लोग क्या करते हैं सहानुभूति प्रकट करते हैं उसके प्रति, लेकिन जब अवसर पैदा होता है तो उन्हें अपने लिए उपयोग करने का कोई तरीका नहीं। दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम जो सामाजिक उद्देश्य से किया जा रहा है उसमें विकलांग व्यक्ति को कैमरे पर साक्षात्कार देकर करुणा और सहानुभूति दिखाई गई है। उनकी विकलांगता को उनके कार्यक्रम की सफलता के लिए भुनाया गया और करुणा का मुखड़ा पहने करुणा के संचालक द्वारा दिखाई गई क्रूरता को दिल उदास करती है कि किस प्रकार एक संचालक है वो उस दिव्यांग व्यक्ति को बार बार क्वेश्चन करता है कि क्या तुम विकलांग हो, क्या तुमको विकलांग होकर दुख होता है। इस प्रकार के प्रश्नों क्या करते हैं उसकी संवेदना को झकझोर देते हैं और वो रुआसा सा हो जाता है। तो इस प्रकार अमानवीय व्यवहार उसके साथ किया जाता है। यह सच्चाई है, आज ऐसे कार्यक्रमों में देखी जाती है, इसे अंजाम दिया जाता है। आज सिर्फ पैसे का बोलबाला है। करुणा जैसे शब्द क्या हो गए अर्थहीन और खोखले हो गए। पैसों के लिए कोई किसी से कुछ भी करवा सकता है, ये बात आजकल के युग में साबित होती है इस कविता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। कौन कहता है, कवि, कि हम क्या है समर्थ है शक्तिवान है और एक हम दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है, तो पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है कि रघुवीर सहाय ने इस पंक्ति के माध्यम से मीडिया पर व्यंग किया है कि मीडिया अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए किस हद तक गुजर जाती है। इसके ऊपर व्यंग किया है कि इस तरह के कार्यक्रमों का निर्माण होता है वह यह कहकर अपनी शक्ति दिखाता है कि वह समक्ष और शक्तिशाली है, यानी उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास शक्तिशाली है, इसलिए किसी कमजोर को ढूंढ कर लाएंगे और अपने कार्यक्रम को क्या करेंगे रोचक बनाएंगे। जो उन्हें माध्यम बनाकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मानना है कि उनके पास इतनी शक्ति है कि उनके पास कुछ भी करने की क्षमता है, फिर एक विकलांग व्यक्ति की विकलांगता को बेचना चाहते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। करुणा बेचने में भी उन्हें शर्म नहीं आती। हम एक कमजोर व्यक्ति लाएंगे का अर्थ है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो, कमजोर हो। यानी कुल मिलाकर जो आजकल की मीडिया में किस प्रकार किसी व्यक्ति को परेशान किया जाता है, अपने पैसों के अपने हित को देखकर किस प्रकार किसी विकलांग को इस तरह से परेशान किया जाता है, इसका यहाँ पर अर्थ बताया गया है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। यानी यहाँ कवि का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था क्योंकि दोनों जो दर्शक थे और जो व्यक्ति जो कैमरे का सामना कर रहा था, शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, दोनों क्या कर रहे थे, दोनों के अंदर दोनों नहीं रोए थे। तो यहाँ अगर रो देते तो कौन सा उद्देश्य पूरा होता है, तो इसका उत्तर देखिए कि प्रश्नकर्ता का उद्देश्य अपने कार्यक्रम को सफल बनाते हुए दर्शकों के दिल में बहुत पैसा कमाना है। यदि विकलांग व्यक्ति और दर्शक एक साथ रोना शुरू कर देती हो उसके कार्यक्रम की सफलता का सूचक है। सामाजिक उद्देश्य वह इस तरह का कार्यक्रम नहीं बनता, वह इसे माध्यम बनाकर अपने तीनों हितों उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है।
वह विकलांग व्यक्ति को दिखाते हुए सफल होगा। करुणा का सहारा लेने से दर्शक के साथ साथ कार्यक्रम के निर्माता को भी दिल में अपनी जगह मिल जाएगी और उसका कार्यक्रम क्या हो जाएगा, अत्यंत रोचक हो जाएगा। अच्छा, वो रो पड़ा बेचारा और सबके दिलों में वो क्या हो जाएगा, बेचारा बन जाएगा और दर्शक भी उसको देख के रोने लगेंगे और जो कार्यक्रम बनाने वाला है उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि मेरी जो कार्यक्रम है उसमें क्या भर गई, करुणा भर गई। पर्दे पर वक्त की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। देखो अब आगे का उत्तर देखते हैं अपन। कवि अच्छी तरह से जानते हैं कि टेलीविजन कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तव में समाज के हित के लिए नहीं है। उनका एकमात्र हित या उद्देश्य अपने चैनल को क्या होता है, लोकप्रिय बनाना होता है, क्योंकि वो अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और पैसा कमाना होता है कि अगर लोकप्रिय बनेगा लोग अधिक से अधिक देखेंगे और क्या होगा, पैसा उनको मिलेगा। अतः प्रत्येक सेकंड का मूल्य वहाँ तय होता है। विकलांगता वाले व्यक्ति पर आधारित एक कार्यक्रम विकलांगता वाले व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं है, लेकिन उनकी विकलांगता को समाज के सामने रखकर उन्हें पैसा और शोहरत कमाना है। उनको उस विकलांग व्यक्ति के प्रति कोई दया ममता नहीं है, सिर्फ उनको तो क्या है, थोड़ी सी दया ममता दिखाकर उसको रुलाकर पैसे कमाने से मतलब है। उन्हें विकलांग व्यक्ति के सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। उनका व्यक्तिगत हित सर्वोपरि होता है। जो कार्यक्रम बनाता है उसका व्यक्तिगत हित होता है, उसको उस विकलांग व्यक्ति को दुख हो रहा है, उसको सुख हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना होता नहीं है। वे क्रूरता का एक तांडव करते हैं और करुणा और सहानुभूति के झूठे बहाने फैलाते हैं। ऐसी पंक्ति के माध्यम से कवि अपने छद्म कार्यक्रमों के प्रति अपना आक्रोश और गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, आजकल फिल्मों में वही होता है और वही दिखाया भी जाता है कि उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। आगे बच्चों आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? ये स्वयं के उत्तर इसमें देना है आपको कि आपके स्वयं के क्या विचार है कि अगर आपका कोई मित्र है जो विकलांग है या आपका कोई मिलने वाला है वो विकलांग है और आपको किसी अन्य से उसका परिचय करवाना है तो आप उसका परिचय किस प्रकार करवाओगे? ये आपको स्वयं को उत्तर लिखना है। फिर भी इसमें क्या दे रखा है मैं आपको बता देती हूँ, आपकी सोच भी इसमें लिख सकते हो। मैं अपने किसी ऐसे मित्र का परिचय जो दिव्यांग हो को कुछ इस तरह करवाऊंगा। मिलिए, यही है मेरा वह मित्र जिसके विषय में अक्सर मैंने आप सबको बताया है। मेरे संघर्ष के दिनों की सबसे बड़ी प्रेरणा और शक्ति दोनों यही है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी शारीरिक चुनौती का सामना कर रहा हो, परंतु इसके विपरीत इसने जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना किया है और दूसरों के लिए हिम्मत बनकर उभरा। खोए हुए अंग को इसने दिव्यांग बना दिया। केवल अपने हौसले और दृढ़ इच्छा शक्ति से यहाँ लोग छोटी छोटी परेशानी को बहाना बनाकर जीवन के सामने घुटने टेक देते हैं, मगर इसे अपनी कमी को अपनी ताकत बनाकर हम जैसों के लिए उदाहरण बना है। यानी इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी उत्तर लिख सकते हो क्योंकि आप स्वतंत्र हो। आप अपने मित्र का कैसे परिचय कराओगे ये आपके ऊपर है। ये तो सिर्फ इसमें लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखे। ये भी आपको अपनी मर्जी से उत्तर लिखना है कि आप इस तरह का अगर कार्यक्रम देख रहे हो तो आपको कैसा लगेगा। पर यहाँ पर लिखा हुआ मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि आपको आपकी कल्पना लिखनी है। इस तरह के कार्यक्रम को देखकर मुझे मीडिया की क्रूरता पर गुस्सा आएगा, हर किसी को आएगा। मुझे इस तरह के स्वार्थ और सनसनीखेजहीनता पर तरस आएगा। मैं शायद इस अमानवीयता पर रोऊंगा। मैं इस माध्यम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जहां मैं बोल सकता हूं और ऐसे कार्यक्रम पर क्या करूंगा, प्रतिबंध लगा सकता हूं। तो बच्चों आपके ये यहाँ पर चौथा चैप्टर भी पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है सहर्ष स्वीकारा है। इसके देखो सहर्ष स्वीकारा है पाठ के प्रश्नोत्तर। टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल। यहाँ 1, 2, 3 और 4 की आपको टिप्पणी करनी है। तो चलो सबसे पहले हम गर्बीली गरीबी क्या होता है उसके बारे में टिप्पणी करेंगे कि गरीबी को सम्मानजनक स्थान या महत्व देने के विचार और भावना से प्रेरित होकर कवि ने गरीबी को गर्बीली कहा है। किससे?
कि गरीबी को सम्मानजनक स्थान और महत्व देने के लिए उन्होंने क्या कहा है, गर्बिली कहा है कि गरीब है तो भी क्या है, गर्व से भरा हुआ व्यक्ति है वो। अधिक गरीब व्यक्ति बिना बुलाए मुसीबत, निराशा और दुख को अपने पास पाता है। गजानन जैसे कुछ कवि है जिनके लिए गरीबी दुख का कारण नहीं है। यहाँ पर ये कविता किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो गजानन का मानना है कि कोई भी गरीबी है वो दुख का कारण कभी भी नहीं बन सकती है, बल्कि वे खुद गर्व करके जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और हर गरीब को गर्बिली कहकर सम्मान देने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखो, भीतर की सरिता यानी कवि के दिल में बहने वाली कोमल और प्यार भरी भावना को संदर्भित करती है। प्रेम की भावना मानव और उसके अंतर संबंधों का पोषण करती है। जैसे कि सरिता का अर्थ होता है नदी, नदी मानव जीवन का पोषण करती है। कवि ने आंतरिक सरिता का नाम दिया है जो एक पवित्र नदी की तरह है, जो लोगों और उनके रिश्ते को जीवन देती है। मतलब भीतर की जो सरिता होती है वो एक नदी की तरह होती है, वो मानव के बीच क्या करती है, संबंधों को बांधती है। जैसे एक नदी दूसरे नदी में जाके मिल जाती है, वैसे ही मानव एक दूसरे से संदर्भित हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके हैं बहलाती सहलाती आत्मीयता। किसी व्यक्ति की आत्मीयता के कारण दिल को जो खुशी मिलती है, कवि को अपने प्रिय से अतरंग प्रेम मिलता है। कवि के दिल की स्थिति को समझने के द्वारा यह विभिन्न तरीकों से उसका मनोरंजन करने में सक्षम है। यहाँ पर क्या था कि वो ये जो अपने एक आलम्बन था, अज्ञात आलम्बन था, तो उसके हर प्रकार के उसकी आत्मीयता उसको रहती है और अपने प्रिय से उसको अंतरंग प्रेम मिलता है। वो किसी भी स्थिति में होता है, पर उसका जब उसको आलम्बन प्राप्त होता है तो वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो इसी को यहाँ बताया ममता के बादल। और नेक्स्ट आपकी है ममता के बादल। प्रेम जहाँ होता है वहाँ ममता तो स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है, भले वो माता का प्रेम हो, पत्नी का प्रेम हो, प्रेमिका का प्रेम हो, बहन का प्रेम हो, कहीं पर भी कोई भी प्रेम होता है, उस प्रेम में क्या होते हैं, ममता के बादल निश्चित होते हैं। अपनत्व के चरम पर ममता क्या होती है, प्रस्फुटित होती है कि जिस प्रकार हमको किसी के प्रति अपनत्व होता है तो वहाँ हम जरूर ममता विद्यमान होगी। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिए, इस कविता में मैं और भी टिप्पणी योग पद प्रयोग है, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। आप किसी के भी कर सकते हो, पर यहाँ पर देखो दो दे रखे हैं, अपन देख लेते हैं। मीठे पानी का सोता यानी टिप्पणी योग पद प्रयोग है। इसमें कवि अपने दिल की बात और प्यार की भावनाओं को मीठे पानी के झरने एक फव्वारे के रूप में कह रहा है। यानी यहाँ क्या है कि कवि की दिल की बात जो होती है और प्यार की भावनाएं जो होती है किसके प्रति, वो अज्ञात आलम्बन के प्रति, वो किसके समान है, मीठे पानी के झरने के समान है, फव्वारे के समान है। दूसरा विचार वैभव। एक आदमी को अमीर बनाने के लिए न केवल धन होना आवश्यक है, बल्कि उसके व्यक्ति भी विचारों का धनी हो सकता है। उसको यही वास्तविक गौरव है। अगर आप अपने विचारों से धनी हैं, अपनी सोच से धनी हैं, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही धनवान बन सकते हो, आप अपने विचारों से भी धनवान बन सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। इसकी आपको व्याख्या करनी है, मैंने समझाया आपको। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात पर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इसकी आपको उपयुक्त पंक्ति की व्याख्या करते हुए ये बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। तो देखिए आप उत्तर इसका, कवि ने अपने प्रिय की आभा के साथ हमेशा प्यार की सुखद भावनाओं से घिरा होने की स्थिति का चित्रण किया है। इस खूबसूरत यादों में घिरा होना कवि के लिए असहनीय हो गया है, क्योंकि अब क्या है, क्योंकि वह इस आनंद से वंचित है। कवि को डर भी सताता रहता है कि यह कवि की इच्छा है कि वह प्रियतम के प्रेम से क्या हो जाए, मुक्त होकर आत्मनिर्भर बने, क्योंकि वह चारों ओर से प्रियतम के प्रेम में घिर चुका था। अपने व्यक्तित्व का विकास करे, इसलिए कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात करते हैं। इस कविता को मैंने अच्छे से आपको समझाया है जब इसको पढ़ाया था। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और फिर अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखिए, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में नहलू में, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय अब ये उजेला
अब सहा नहीं जाता। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है, उससे विशेष्य से में क्या अर्थ जुड़ता है। इस तरह के यहाँ 3 प्रश्न हैं। देखो अपन सबका उत्तर यहाँ देख लेते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं सबसे पहले। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है, उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। आप विशेषण पढ़ चुके होंगे, आपको विशेषण पता होगा कि जो विशेष्य की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि विशेषण का क्या इस्तेमाल किया गया और उसके विशेष्य के क्या अर्थ जुड़ रहा है। तो देखो सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया। क्या बताया, दक्षिणी ध्रुव। अतः विशेष में व्याप्त कालिमा और भी काली मालूम होती है। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का वो भाग है जहाँ 6 महीने तक सूर्योदय होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ अंतहीन अंधकार व्याप्त रहता है। वहाँ 6 महीने तक अंधेरा और 6 महीने तक उजाला रहता है। तो यहाँ पर कवि ने अंधकार अमावस्या का मतलब दक्षिणी ध्रुव से लिया है विशेषण के रूप में कि मेरे जीवन में भी इस तरह का क्या हो गया है, अंधेरा हो गया है। ये क का उत्तर था। चलो अपन ख का देखते हैं। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा, उनके व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने किस स्थिति को अमावस्या कहा है। देखो अपन देखते हैं। दुख के समय को कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अमावस्या कहा है। अंधकार जिस प्रकार पूरे संसार को ढक लेता है, वैसे ही दुख रूपी अंधकार कवि के शरीर और आत्मा को ढकने के लिए आतुर रहता है। यहाँ दुख रूपी अंधकार को कवि ने व्यक्तिगत अंधकार कहा है, क्योंकि वो अपने प्रिय के आलम्बन में इतना डूब चुके थे, उतना प्रेम में डूब चुके थे कि उनको वह उस अंधकार में डूब चुके थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग नंबर का क्वेश्चन। इस स्थिति में ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। चलो अपन ग का उत्तर देखते हैं। कवि में वह रमणीय उजेला को झेले और उसी में नहाले स्थिति का वर्णन पहले किया गया है। उद्धृत पंक्तियों में अंधकार अमावस्या की बात की गई है, परंतु पंक्ति में प्रयुक्त जो उजेला शब्द है वह इसके ठीक विपरीत स्थिति में। कवि के जीवन में जिस तरह दुख रूपी अंधकार अमावस्या कवि के जीवन में व्याप्त है, वैसे ही प्रेमिका का सुंदर चेहरा उस प्रकाश की भांति, उस दीप्ति की भांति है जो उसके जीवन में अंधेरे को घेराने नहीं देता है। प्रेमिका का चेहरा उसे प्रकाशित करता रहता है। एक ओर से तो उसके प्रेम के अंधकार में वो डूब चुका है, और दूसरी तरह उसका जो प्रेम है वो उसको एक प्रकाश की भांति उसके जीवन में इस प्रकार फैल चुका है कि वो अंधेरे को घेराने नहीं देता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न घ। कवि अपने संबोध्य जिसको कविता संबंधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। यानी जो अज्ञात आलम्बन है उसको क्या करना चाहता है, कवि को भूल जाना चाहता है। संबोध्य मतलब कविता में वो जिसको संबोधित कर रहा है, तो वो जिसको संबोधित कर रहा है वो उसका अज्ञात आलम्बन है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है, रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दे। चलो अपन घ का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी प्रियतमा को पूर्ण रूप से क्या करना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं। उसके वियोग के अंधकार में अपने शरीर को हृदय पर सब सहते और झेलते हुए कवि इस अंधकार में नहा लेना चाहते हैं, जिससे कि उनके प्रिय की कोई भी स्मृति उनके हृदय में शेष न रहे। इस तरह कवि गजानन वियोग की अंधकार अमावस्या में डूब जाना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकाराय में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं। देखो इसमें एक पंक्ति आई थी बहलाती सहलाती आत्मीयता, और अपने कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। तो कवि कैसे इन दोनों में अंतर विरोध कर पाते हैं, अपन इसको समझते हैं आसानी से। देखो इस पंक्ति में व्याप्त अंतर विरोध इस प्रकार दिखता है कि एक और कवि अपनी प्रियतमा के आत्मीय संबंध से प्रसन्न दिखाई देते हैं, यानी बहुत उनको अच्छा लगता है कि उनके प्रेम, पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी प्रियतमा का प्रेम उनके जीवन में समा चुका है, इतना जीवन में डूब चुका है कि उनके चेहरे मात्र से अपने जीवन को प्रकाशमान मानते हैं। किंतु अगले ही क्षण उन्हें प्रेमिका का अधिक बहलाना और सहलाना कैसा होता है, कष्टकारी प्रतीत होता है, और अखरने लगता है कि अब मैं इस प्रेम से क्या करना चाहता हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ। परंतु इसके बिना जीवन भी संभव नहीं लगता। एक बार तो उनको अपने दिल से निकालना भी चाहते हैं, और फिर उनको ऐसा भी प्रतीत होता है कि मैं इसको खोकर भी अपना जीवन प्राप्त नहीं कर सकूंगा, नहीं रह सकूंगा। इसी प्रकार की स्थिति
विरोध कहलाती है, जो इस कविता में सहज प्राप्त है। या एक ओर से वो उसको पाना भी चाहते हैं और एक ओर से उनको खोना भी चाहते हैं। तो ये दोनों के बीच में उनको अंतर विरोध हो गया है कि मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता और उसको अपने जीवन में रख भी नहीं सकता। देखो अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अतिशय मोह भी एक त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाई है। ये आप अपने मन से बना सकते हो, पर यहाँ जो दे रखा है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जब हमें किसी वस्तु में इतना लगाव, प्यार या आदत हो जाती है कि उससे दूर महसूस करने का एक क्षण भी दुखदायी होता है। हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, जब प्यार करते हैं अपनी माँ का वियोग भी हमको जब सताता है तो हम कितने व्याकुल हो जाते हैं। इसी प्रकार हम किसी से भी प्रेम करें, उससे दूर होने का हमको एक डर है, वो क्या रहता है, सताता रहता है। ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द नहीं है, वास्तव में सही बात है। जिस प्रकार बच्चे को माँ के दूध और एक दिन के लिए अत्यधिक लगाव होता है, उसे मुक्त होने पर दर्द होता है, इसी तरह एक आदमी को जीवन में बंदी चीजों को छोड़ने का दर्द सहना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रेरणा शब्द पर सोचिए, उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष, महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए हो। ये आपको सोच के लिखना है कि आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत कौन बने हैं और आप किसके अंधेरे में डूब चुके थे। ये यहाँ पर उत्तर दे रखा है, मैं नहीं बताऊंगी आपको इसको आपको अपनी सोच से लिखना है। भय शब्द पर सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मनस्थिति से अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए। ये भी आपको सोच के लिखना है कि आपकी मनस्थिति भय के संबंध में कैसी है और कवि की मनस्थिति भय के संबंध में कैसी है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, भय सबको लगता है परंतु सबका भय अलग अलग होता है। किसी को अंधेरे से भय लगता है तो किसी को किसी चीज़ के खो जाने का भय रहता है। सबके पास अपना अलग अलग भय है। मुझे अंधेरे से डर लगता है तो मेरी माँ ने मुझे प्रेरणा देकर उसे दूर किया। तो इस प्रकार बच्चों आपके 5 पाठ पूरे हो चुके हैं। अब आपका अंतिम चैप्टर है उषा। अब उषा के प्रश्न अपन देख लेते हैं। यहाँ पर कविता में किन उपमानों को देखकर यह कहा जाता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इसका उत्तर देखते हैं। उषा कविता में कवि ने गाँव की सुबह का एक गतिशील शब्द चित्र खींचा है जो अद्वितीय है कि गाँव का वातावरण जब सूर्योदय होने से पहले कैसा होता है, इसका कवि ने बहुत ही सुंदर इस कविता में चित्रण किया है। आपने भी कभी इसको देखा होगा तो आप अपने शब्दों में इसका वर्णन कर सकते हैं। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बदलने के लिए एक अद्भुत प्रयोग और प्रयास किया है। निम्न झांकी ग्रामीण जीवन की गतिशील झांकी को दर्शाती है। जैसे देखो आपकी कविता में आया है, राख से लिपा हुआ चौका है, सील है और स्लेट की कालीमा पर चाक के रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ है। कवि के अनुसार यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति और भविष्य की आभा है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं इसमें, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। जैसे कोष्टक में अभी गीला पड़ा है, ये भी कविता को क्या कर रहे हैं, अर्थ पैदा कर रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में, कोष्टक में कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है समझाइए। तो देखो अपन देखते हैं, कोष्टक में लिखी गई पंक्ति अभी गीला पड़ा है, ये ऐसा अर्थ दे रही है कि चौक की राख से हुई लिपाई अभी अभी समाप्त हुई है। यदि आप इस पंक्ति को भोर से जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरज उगने से पहले रात का रंग आसमान से बाहर आने लगता है, इसलिए आकाश का रंग राख की तरह क्या दिखाई देता है, धूसर सलेटी कलर का दिखाई देता है, जिसे ओस से गीला कर दिया गया हो ऐसा हमें प्रतीत होता है। यानी वातावरण में नमी अभी भी मौजूद है। कवि ने गांव में भोर के समय चूल्हे जलाने वाली महिलाओं की सुंदर तस्वीर का वर्णन किया है कि जिस प्रकार महिलाएं पहले पुराने समय में गांव में जब किचन में जाती थी तो पहले क्या करती थी, रसोई में उसको लेपती थी और लेपने के बाद फिर वह उसमें खाना बनाती थी। तो उसी तरह का कवि ने यहाँ सोच कर वर्णन किया है। इसे भोर के साथ मिलान करते हुए पुष्टि की है कि वह अद्भुत है। नेक्स्ट प्रश्न आप अपने देख लीजिए, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र कीजिए। ये आप अपनी मर्जी से बहुत अच्छा लिख सकते हो।
देखो फिर भी इसमें मैं बता देती हूँ आपको। सुबह सूरज का उगना ऐसा लगता है जैसे यह आकाश और धरती के बीच, आकाश और धरती के बीच की जगहों को अपने सुनहरे रब की रोशनी से भर रहा हो। अभी सभी अपना दिन शुरू करते हैं। दिन धीरे धीरे चलता है, जैसे सूर्यास्त के समय अपनी वेशभूषा बदलते हैं और सो जाते हैं, उसी तरह सूरज हल्के लाल परिधान पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य होता है वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है और बड़ा सा दिखने लगता है। आप कभी किसी एकांत जगह पर, खाली जगह हो, वहां जाकर देखना, ऐसा प्रतीत होता है। जिसे देखकर हम अपने सभी दैनिक काम निपटा कर क्या कर लेते हैं कि अब सूरज डूब चुका है, हमें भी सो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सोने की तैयारी करने लगते हैं। सूर्योदय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है। बहुत सारे कवियों ने सूर्योदय का वर्णन किया है। प्रसाद की कविता जो आपके इस कविता में संभावी पद के रूप में दी गई है, बीती विभावरी जागरी, और अज्ञे की कविता बाबरा हरे की पंक्ति आगे बॉक्स में दी जा रही है। उषा कविता के समानांतर इन कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए बिंदुओं पर 3 कविताओं का विश्लेषण कीजिए और यह भी बताइए कि कौन सी कविता आपको ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। ये आप पढ़ लेना है, आपकी मर्जी से इसको आपको लिखना है। ये आपके पास हमेशा रहेगा, आप जब भी इसको खोलो तब इसको आप पढ़ सकते हो। तो बच्चों आपके यहाँ पर ये समाप्त होता है। ये 5 पाठों के आपके प्रश्न एक साथ थे जो आपको एक साथ उपलब्ध हो गए। अगर आप इससे होमवर्क करना चाहें, इससे आप पढ़ना चाहें तो भी आप इससे आसानी से पढ़ सकते हो। आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे भी जो आपके काव्यखंड के बाकी है उसको भी मैं 2 पार्ट बाकी है उसके भी आपको मैं हल करवा दूंगी, ताकि आपको एक साथ उपलब्ध हो जाए और आपका काम आसान हो जाए। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।